कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जी हां, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, कल दोपहर 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कल तारीखों का ऐलान होगा और इसके लिए दोपहर 3 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या जानकारी मिल रही है? ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आज ही 11 बजे बस अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले हमारे पास निर्वाचन आयोग से यह आमंत्रण आया है कि कल दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का मतलब है कि अब अटकलें इस बात को लेकर हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ बाकी जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन चारों के चुनाव तो पिछले कई चुनाव से होते हैं। लेकिन क्या बाकी महाराष्ट्र है, हरियाणा है और जम्मू कश्मीर है, ऐसे 4 और राज्यों के चुनाव, विधानसभा चुनाव साथ होंगे या नहीं, इस पर अटकलबाजी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो सकता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही 45 मिनट चली निर्वाचन आयोग के नवनियुक्त आयुक्तों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फुल कमीशन की मीटिंग हुई, जिसमें ब्रीफिंग दी गई कि अब तक आयोग ने जितने राज्यों का दौरा किया है चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, उनमें क्या क्या फाइंडिंग्स हैं और जो संभावित जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उन सारे पर भी चर्चा हुई है तीनों आयुक्तों के बीच। यानी ये कहा जाता है कि 3 सेट तैयार होते हैं चुनावी कार्यक्रम के, जिसमें से कोई एक सेट सर्वसम्मति से या बहुमत से उसे तय किया जाता है और फिर उसी सेट पर, उसी कार्यक्रम पर, उसी खाके पर ऐलान किया जाता है और उसी पर चुनाव कराए जाते हैं। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सूत्र जो बता रहे हैं 7 से 8 चरणों में चुनाव होंगे और अप्रैल के दूसरे हफ्ते के बाद चुनाव मतदान का कार्यक्रम शुरू होगा, यानी 10 अप्रैल के बाद से शुरू होगा और मई के आखिरी हफ्ते तक मतगणना हो जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इससे, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण हुई थी प्रधानमंत्री की, उसके बाद लोकसभा का सत्र शुरू हो गया था। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो सूत्र बता रहे हैं, क्या उस पर कितनी मुहर लगाता है निर्वाचन आयोग, ये देखना दिलचस्प होगा। तो यानी ये तय हो गया कि कल दोपहर बाद 3 बजे निर्वाचन आयोग इसका ऐलान करेगा चुनावी कार्यक्रम का और लगभग 3:45 बजे चुनावी तारीखों का और मतदान कब कब होंगे, कितने चरणों में होंगे, मतगणना कब होगी और चुनावी प्रक्रिया कब पूरी होगी, इसका ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, यानी 3:45 बजे से ही मानकर चलिए जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा आचार संहिता लागू हो जाएगा। यानी कि आज सुबह जो संजय बैठक हुई 11 बजे चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ, उसी वक्त ये सब कुछ तय हो गया होगा कि कल 3 बजे आमंत्रित किया जाएगा मीडिया को, जो कि आप लोगों को आमंत्रित कर दिया गया है। इसमें जैसे ही आपने कहा कि चुनावी तारीखों पर विचार चल रहा है, तो मैं समझ गया कि चुनावी तारीखों पर विचार नहीं, चुनावी तारीखों के ऐलान पर विचार चल रहा है। और आज की मीटिंग में इस ब्रीफिंग के साथ साथ यानी नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्तों का स्वागत किया गया, उनका सारे आयोग से परिचय कराया गया और इसके साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि ये हमारा कार्यक्रम है, ये हमारी फाइंडिंग है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया ताकि दोनों चुनाव आयुक्तों को सारी मोटी महीन बातें समझ में आ जाएं। और चूंकि वो बिल्कुल नए हैं, तो ऐसे में उनको ब्रीफ में क्या क्या नॉलेज दिया जा सकता है, क्या क्या चीजें बताई जा सकती हैं और उनको विश्वास में लिया जा सकता है और उनको भी सारी जानकारी, मोटी मोटी जानकारी हो जाए, ये सारी चीजें बताई गई। और इसके साथ ही मैं उसी समय, मुझे अंदाजा लग गया था कि आज या फिर कल दोपहर तक हो जाएगा। इसीलिए हमारे सूत्र कह रहे थे अगले 48 आवर्स बहुत क्रूशियल हैं, लिहाजा आप लोग इसकी तैयारी रखें। तो ये सही है कि आज शाम नहीं तो कल शाम सही, लेकिन चुनाव का ऐलान इसी दिन सही। हालांकि हफ्ते 10 दिन पहले भी संजय, बिल्कुल मुझे याद है जब लाइव ले रहा था तो आपने कहा था कि 14 तारीख या फिर 15 तारीख, और वही हुआ। चलिए एक दिन इसको आगे बढ़ा लीजिए। लेकिन कल 3 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान, और ये अभी आज जो बैठक हुई और सब कुछ तय कर लिया गया था और अब ऑफिशियली ये पूरी इंफॉर्मेशन दर्शकों को आज तक दे रहा है कि कल 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। संजय, और जो बड़ी बातें आपको लगती हैं, क्या आसार है पिछली बार की भांति 7 चरणों में ही चुनाव हो सकते हैं या इसमें थोड़ा फेरबदल?
जी हाँ, 7 से 8 चरण, क्योंकि इस बार कश्मीर में भी चुनाव हैं और इसके साथ ही अगर ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो उसमें एक चरण बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव पिछली बार भी जम्मू कश्मीर में हुए थे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा, चूंकि लॉजिस्टिक्स तो जरूरत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही 7 चरणों में भी चुनाव हो सकते हैं और अगर ज्यादा कोई क्रूशियल मामला है तो एक चरण बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण है कि कितने चरणों में मतदान होता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मतदान 10 और जो अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से, जैसे हम लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सभाएं कब तक हैं और विज्ञान भवन किस दिन बुक कराया गया है, कब से कब तक बुकिंग चल रही है, तो इन तमाम चीजों के साथ ये भी आईपीएल कब है। हाँ। तो जब निर्वाचन आयोग चुनावी कार्यक्रम बनाता है तो उस समय ये देखता है बच्चों की परीक्षाएं, शिक्षकों की छुट्टी, कृषि कार्य, पर्व त्योहार, लोक पर्व या कोई लोक छुट्टी का दिन तो नहीं है। इसके साथ ही अब लोग आईपीएल को भी देखने लगे हैं कि क्रिकेट के मैच कब तक हैं। चूंकि मुझे याद है कि राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो एक ऐसी तारीख को मतदान रख दिया गया था, उस दिन देवोत्थान एकादशी थी और उस समय निर्वाचन आयोग को यह ध्यान में दिया गया कि उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं, तो अधिकतर मतदाता या तो बारात गए होंगे या बारात का स्वागत करने में लगेंगे, वोट देने कौन आएगा। इस पर निर्वाचन आयोग ने पूरी गंभीरता से विचार किया और चुनाव की तारीख 2 दिन आगे के लिए टाल दी। तो अब यह भी देखा जाता है कि आईपीएल में अगर हजारों लोग वहां चले जाएंगे आईपीएल देखने के लिए, घरों में मैच देख रहे होंगे, तो वोट देने कौन आएगा। तो इसे भी ध्यान में रखा जाता है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद लगती है कि 10 तारीख के बाद से होगा और जिन इलाकों में, जिन राज्यों में आईपीएल के मैच होंगे वहां शायद दूसरे चरणों में मतदान कराया जाएगा बाजाब्ते की। बाकी जगह जहां और संजय ये भी कह लीजिए कि केंद्र के पास और राज्य सरकारों के पास भी, तमाम मुख्यमंत्रियों के पास भी यही वक्त है कि कल 3 बजे तक जो भी जनता के लिए ऐलान करना हो वो कर लें, क्योंकि आचार संहिता फिर लागू हो जाएगा इसके साथ ही। जी हाँ, बिल्कुल। इसके साथ ही बहुत सारे जगह इनको जो भी विज्ञापन देने और चलाने हैं, वो सारी चीजें भी, जो घोषणाएं करनी है वो भी, यानी पहले गोपनीयता इसलिए बरती जाती थी कि इस तरह की घोषणाओं के लिए और इन सब चीजों के लिए समय ना मिल पाए सरकारों को। लेकिन अब इस बार बड़ी उदारता का परिचय दिया है। ये दूसरा मौका ऐसा है। इससे पहले शायद 2014 के चुनाव में एक दिन पहले घोषणा की थी कि अगले दिन शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस बार ये नहीं तो आमतौर से 3-4 घंटे पहले ही ये मैसेज आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन इस बार ये दूसरा मौका है जिसमें एक दिन पहले आयोग ने तय कर दिया कि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ताकि सारे लोगों के लिए विन विन सिचुएशन रहे। यानी चुनाव में जीत हार तो अलग है, लेकिन इस मामले में तो आयोग ने सबको जीतने का मौका दे दिया है कि जो घोषणा वीर हो वो उतनी बड़ी घोषणा कर ले जाए। बिल्कुल संजय, जुड़े रहिए, वापस आएंगे। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी आप दर्शकों के बीच रखेंगे, क्योंकि जानकारी तो मिल चुकी है जिस तरह से दोपहर 3 बजे कल का वो वक्त जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल कल 3 बजे जो है चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी विज्ञान भवन में। जैसा कि संजय बता रहे थे, पिछली बार अगर आपको ध्यान हो राजीव, तो 7 चरणों में जो है वो चुनाव हुआ था और 7 चरणों में जो है लगभग जो है 50 से 70 सीटों के बीच में जो है वो चुनाव होता था। और बंगाल में 7 चरणों में ही चुनाव हुआ था, 42 सीटें थी, तो उनको 7 चरणों में किया गया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुआ, तो 7 चरणों में जो चुनाव होगा, और मुझे लगता है कि 20 मई के बाद जो है इस बार नतीजे घोषित होंगे, यानी कि काउंटिंग का दिन जो होगा वो 20 मई के बाद रखा जाएगा। और उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय जो है वो मिलेगा कैंपेन के लिए। अब देखना यह है कि पहला चरण का चुनाव कब होता है और अंतिम चरण का चुनाव कब होता है। जी हिमांशु, और इसी के साथ हम संजय से ये भी हम समझ रहे थे कि अब चुनाव आयोग ने बड़ी उदारता दिखा दी है, पहले ही जानकारी दे दी कि कल हम 3 बजे अनाउंस करेंगे, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिसको भी जो घोषणा, जिसको भी जो अनाउंसमेंट करना है जनता के लिए, जो लोक लुभावन वादे होते हैं, कर लीजिए, आपके पास इतना मोहलत है। उसके बाद से आचार संहिता। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल आचार संहिता लगने के बाद आप किसी भी तरीके की कोई घोषणा नहीं कर सकते जिसमें कोई
स्कीम या कोई ऐसी योजना जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो चुनावों में पड़ता हो आम जनता के ऊपर, वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि कोई भी राज्य सरकार जो है इस तरीके की घोषणा नहीं कर सकती है। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपको कैबिनेट की मीटिंग बुलानी भी पड़ती है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप बुला सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी फाइनेंशियल मैटर जो है वो नहीं हो सकता है। ना कि इसके साथ साथ जो है एक इस तरीके का कोई पॉलिसी आप डिक्लेयर कर दें कि ये पॉलिसी जो है चुनाव बाद हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई घोषणा आप नहीं कर सकते। इसके बाद अगर कोई चीज घोषित की जाएगी तो वो नॉर्मल चीजों पे होती है जिससे कोई इफेक्ट चुनाव पे ना पड़े। दूसरी चीज, हर चीज अब कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हो जो चुनाव लड़ रहे हो, तो ये अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें लानी होती है उनका जिक्र तो आप अपने भाषणों में कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि मेरी सरकार ये कर रही है। और हिमांशु, ये जो आज प्रधानमंत्री की रैली अभी हम देख रहे हैं, वो अभी कन्याकुमारी में लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। अब जरा आप दर्शकों को ये अपडेट करिए, ये बताइए कि तमाम जो बड़े मुद्दे हैं देश के, वो किस तरह से इंपैक्ट करने वाले हैं, चाहे वो विपक्ष के लिए या फिर पक्ष के लिए। 370 और 400 प्लस का अगर टारगेट है बीजेपी का और एनडीए अलायंस का, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे बनने जा रहे हैं? राम मंदिर के अलावा अब सीएए, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके साथ ही अभी बहुत कुछ लागू किया गया, तो ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? थोड़ा विस्तार दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि सीए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो उसके रूल्स के नोटिफिकेशन जो है अब किए गए हैं, जबकि दिसंबर में 2014 के अंदर जो है सीए लाया गया था। वो एक बड़ा इशू रह सकता है क्योंकि सभी ऑपोजिशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। राम मंदिर का जिक्र आपने किया, धारा 370 को हटाने का जो बिल लाया गया जम्मू कश्मीर में, वो एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ जो है ट्रिपल तलाक, वो मुद्दा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से चाहे वो फार्मर्स के इशू पर जो है सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो, या अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट डालते हो, 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन देने की बात है, वो सारे इश्यूज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एड्रेस किए जाएंगे। कोविड के दौरान जो है वैक्सीन बनाना और फिर वैक्सीन का जो है लगाने का, लेकिन पेट्रोल डीजल में जो 2 रुपए की छूट दी गई है, राहत दी गई है हिमांशु, उसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है, खासकर कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है 2 रुपए की राहत बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन इससे पहले जब 8 मार्च को महिला दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो गैस सिलेंडर पर जो है 100 रुपए की कीमतों में कटौती की थी, वो एक बड़ी अनाउंसमेंट थी, उसका एक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन 2 रुपए अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम किया गया है तो ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना होने से अच्छा ऐसे लग रहे थे, तो सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे होंगे, ट्रेंड हो रहा था कि ऐसे लग रहे थे कि शायद 10 रुपए तक की छूट दे दी जाए। नहीं, देखिए आप उसमें देखिए 10 रुपए की छूट दे दी जाए, लेकिन कल राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ जो है वैट पे कमी की गई है। हाँ, वहां पे 4 रुपए जो है पेट्रोल में कम हो गए हैं। तो ऐसे राज्य सरकारें अपनी तरफ से कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 2 रुपए पेट्रोल और डीजल पे जो कटौती की गई है, वो अब मुझे लगता है इससे ज्यादा कटौती जो है वो नहीं होगी। अगर सरकार को करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज जरूर माननी चाहिए आशुतोष, वो ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कमी है वो लगभग 1.5 साल बाद जो है कल केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। मिशन साउथ पर थोड़ा सा उस पर हम कर लेते हैं फोकस, क्योंकि मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री का भी फोकस है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस का भी। अगर आपको 370 प्लस और 400 का टारगेट छूना है तो दक्षिण कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के लिए? देखिए, दक्षिण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण की 131 सीटों में जो है वो 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 25 सीटें जो है कर्नाटक में थी, 4 तेलंगाना में थी। बाकी अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र में,
यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 3.5 महीनों में दक्षिण के राज्यों के दौरे किए हैं, वहां जिस तरीके से जो है नई योजनाओं का शुभारंभ किया, वहां के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणाएं की है या जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं उनका उद्घाटन किया है, तो ये मानकर चला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि दक्षिण में इस बार ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। उसका कारण एक चीज आपको समझनी होगी आशुतोष, क्योंकि जो उत्तर भारत है या मध्य भारत है, यहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो सैचुरेशन पे है